भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। तेजी से सीढ़ियां पार करती हुई मालिनी छत की तरफ बढ़े जा रही थी। शायद ऐसे ही उसने किस्मत की सीढ़ियों में भी छलांग लगाने की गुस्ताखी की थी। हाँ, आज मालिनी अपने आप से बहुत नाराज थी। क्यों ऐसा हर बार होता है कि वही बदकिस्मती से फंस जाती है। जिंदगी के हर मुकाम में उसे ही हार का सामना करना होता है। कुछ साल पहले की ही तो बात है, जब वो मुंबई नगरी में अपने नसीब को आजमाने आ पहुंची थी। कई कठिनाइयों को जूझते हुए उसने इस शहर में एरिया रगड़ रगड़ के आखिरकार एक नौकरी और सर छुपाने की जगह हासिल की थी। उसके परिवार ने शुरुआत में उसे साथ तो दिया था, लेकिन जब उनको ये पता चला कि मालिनी एक शॉपिंग मॉल में काम करती है, तो उन्हें ये सच्चाई राज नहीं आई। कई हफ्तों तक मालिनी लगातार उन्हें समझाने की नाकाम कोशिशें करती रही कि बस अभी के लिए उसने ये काम लिया है, दूसरी जगह पे भी वो काम ढूंढ रही है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और सब्र करना होगा। पर किसी भी हालत में उनको समझाना नामुमकिन साबित हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मालिनी से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। वक्त बीतता गया, मालिनी ने किस्मत के साथ समझौता कर लिया और आगे बढ़ने लगी। 1 साल बाद उसने मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। उसी एमएनसी में राहुल उसका कोलीग और अच्छा दोस्त बन गया था। राहुल के संग उसने आगे जाकर सुनहरा भविष्य सजाने का सपना संजोया। दोनों ने गुपचुप मंदिर में जाकर शादी करने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन मालिनी जैसे बदनसीबी को साथ लेकर पैदा हुई थी। उसी रोज राहुल के गांव से उसको बुलावा आ गया था। राहुल को जिस बात का डर था वही हुआ था। उसके घर वालों ने धोखे से उसे घर बुलाया था और वहां पहुंचते ही जबरन उसकी शादी करवा दी गई। आज मालिनी एक बार फिर से तन्हा हो गई थी। राहुल अब कभी उसके पास वापस आने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अब वो उस नई नवेली दुल्हन के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। शायद कहीं ना कहीं राहुल की बातें सही थी, पर मालिनी इस बात को मान ही नहीं पा रही थी। कैसे जिएगी वो राहुल के बिना? ऊपर से राहुल के साथ भागकर शादी करने के प्लान से उसने पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे दी थी। इसलिए ना अब उसके पास नौकरी रही और ना ही राहुल का साथ। रहने के लिए रेंट का फ्लैट है, पर यहाँ भी वो ज़्यादा देर अपना सर छुपाकर नहीं जी पाएगी, क्योंकि उसके 2 महीने का रेंट अभी भी बाकी है। राहुल को उसने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर दे दिए थे, इसलिए अब उसके पास बस कुछ दिनों का ही मोहलत है। फिलहाल छत पे आकर
उसी बारे में सोचे जा रही थी मालिनी। अचानक से यूं किसी को रोते हुए सुनकर मालिनी का ध्यान उसी पे चला जाता है। छत के चारों तरफ नजरें घुमाने पर मालिनी को किसी कोने पे एक औरत बैठी हुई दिखती है। उसने साड़ी पहनी हुई थी। अपने मुंह घुटनों के बीच छुपाए हुए वो लगातार सिसक सिसक के रोए जा रही थी। उसके करीब जाकर मालिनी ने कहा, तुम यूं अकेले यहाँ बैठकर इतनी रात गए क्या कर रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? मालिनी के कहने पर अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए उस औरत ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, सब ठीक कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी तो हमेशा से ही उलझी हुई है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकती हो। मेरा नाम मालिनी है। तुम्हारा नाम? मैं शोभा। ऐसे ऐसे किसी अनजान से अपने दुख कैसे बांट सकती हूँ मैं, खास करके जब वो गम मुझे मेरे अपनों ने दिया हो। होठों पे एक तिरछी सी मुस्कुराहट लाते हुए मालिनी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो पहल मैं ही कर देती हूँ। लगता है तुम्हारे और मेरे कहानी में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं भी अपनों की सताई हुई हूँ। इस वक्त उसी दौर से गुज़र रही हूँ जहाँ मेरे पास कोई भी नहीं है। इस बार शोभा ने मालिनी को हमदर्दी जताते हुए कहा, लगता है हम दोनों ही अपने परेशानी का हल ढूंढने यहाँ आए हुए हैं। मालिनी ने आंसू बहाते हुए आगे उसके सारे दर्द शोभा से बांटना शुरू कर दिया। मालिनी की कहानी ने शायद शोभा के दिल को छू लिया था। उसने मालिनी को कहा, मुझे लगता था कि बस मैं अकेली ही हूँ जिसे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। मुझसे ज़्यादा शायद यहाँ कोई नहीं झेल रहा होगा, पर आज तुम्हारी दास्तान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी सासू माँ और पति से शिकायत थी कि वो मुझसे क्यों रोज़ रोज़ दहेज की मांग करते हैं। मेरे गरीब बाबा इतनी मांगे कैसे पूरी करेंगे? तंग आकर मैं यहाँ चली आती हूँ। पति माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाता। इस वजह से हमारी लड़ाई होती रहती है, लेकिन मेरे पास फिर भी अपनों की कमी नहीं है। तुम तो बिल्कुल बेसहारा हो मालिनी। ये कहकर कुछ सोचते हुए दोबारा से उसने कहा, पर आज से अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें तन्हा महसूस हो, यही छत पे आ जाना। मैं रोज़ाना रात को तुम्हें यही मिलूँगी। आज से मेरी तुम्हारी पक्की दोस्ती, ठीक है? इतना सुनते ही मालिनी खुशी से फूले नहीं समाई
और हाथ आगे करते हुए बोली, वादा? शोभा उसका हाथ पकड़ के बोली, पक्का वाला। दोस्ती का ऐसा गहरा नाता जुड़ चुका था कि मालिनी अब घंटों छत पे शोभा से बातें करती रहती थी। दोनों को वक्त का कुछ भी होश नहीं रहता था। मालिनी की जिंदगी में मानो एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी थी। हालांकि अब उसके पास कोई ऐसा किस्सा नहीं बचता था कि वो शोभा को बता पाए, पर शोभा बड़े चाव से मालिनी को हर वो खुशी और गम बांटने लगी थी जो शायद दो बहनें ही कर सकती थी। कभी कभी शोभा उसके लिए अपने घर से खाना बना लाती थी, तो कभी अपने शादी का एल्बम लेकर आती थी। भले ही मालिनी अकेले रहा करती थी, पर शोभा को हमेशा से इस बात का डर लगा रहता था कि कभी कोई उसे रंगे हाथों यूं छत पे टहलते हुए ना देख ले। उसे पता था कि इस बात का पतंगड़ बनाकर उसके ससुराल वाले इस वजह से उसके पिता से जबरन और मांग करने की जिद करेंगे। हर रोज़ उनके सो जाने के बाद ही छुपते छुपाते मालिनी छत पे आया करती थी। अच्छा मालिनी, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि ये सब झंझट एक पल में ख़त्म किया जा सकता तो कितना अच्छा होता? हाँ, मन तो करता है, पर कोई जादुई शक्ति ही अब चुटकियों में सब सुलझा सकती है। इसलिए जो होना नहीं है उसका सोचकर क्या काम। मैंने अपने किस्मत के साथ समझौता कर लिया है। आगे जो भी होगा मुझे अब उसकी परवाह नहीं है। और वैसे भी मुझे अकेलेपन ने ज़्यादा सताया हुआ था, जो तुम्हारे होने से पूरी हो चुकी है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मुझे तो अभी भी एक ही उपाय सूझता है जिसे हर रास्ता आसान हो जाता है। शोभा की पेचीदे बातें मालिनी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। कोई भी जवाब ना मिलने पर शोभा ने दोबारा कहा, मौत। बस यही होता है सबसे आसान तरीका। अपने हिसाब से जिंदगी भले ही ना जी पाए, पर अपने मर्जी से उसे ख़त्म करना तो हमारे ऊपर है ना? मालिनी हैरानी के साथ शोभा की तरफ देखती रह जाती है। ये पहली बार नहीं था जब शोभा मौत का जिक्र कर रही थी। करीबन हर दूसरे तीसरे दिन उसके मन में यही ख्याल आया करता है, और हर बार वो मालिनी के आगे अपने जज्बातों को बेनकाब कर देती है। महीने भर की दोस्ती में मालिनी ने शोभा के हर मुश्किल का हल निकालने में उसकी मदद की है। उसकी परेशानियां कुछ हद तक कम तो हो चुकी है, पर उसे जड़ से उखाड़ना नामुमकिन सा था। शोभा के पति महेश अपने माँ के बहलाने फुसलाने पर अब दहेज के लिए उसे मारा पीटा भी करता था। शायद यही वजह होगी कि अब दिन ब दिन शोभा खुदकुशी करने के लिए सोचे ही जा रही थी। माहौल को थोड़ा बदलने के लिए मालिनी ने मजाकिया अंदाज में शोभा को कहा, तो मैडम इतना बताएं कि आपने मरने के लिए कोई तारीख और समय तय किया है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके बिना अब मेरे ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई और है। तो अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। साथ में मरने का प्रोग्राम फिक्स करते हैं, क्या कहती हो?
इस बात के ख़त्म होते ही दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। पर उसी पल शायद सीढ़ियों पे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इस पर शोभा चुप होने का इशारा करती है। दोनों छत के दूसरी तरफ कोने में जाकर अंधेरे में दुबक कर चुप्पी लगाए बैठे रहते हैं। शोभा का कहना था कि वो किसी के नज़रों में पकड़ी गई तो उसका घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। मालिनी उसकी पक्की और एक लौती सहेली थी, इसलिए वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मालिनी भी इसी वजह से उसके कहने पर यूं ही छुप जाया करती थी। भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले।